नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है संविधान, संवैधानिक सरकार और संविधानवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान समधन विधान से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एक विशेष प्रकार का विधान। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए अपनाया है। संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसमें राज्य और व्यक्ति तथा व्यक्ति व व्यक्ति के बीच संबंधों को निश्चित किया जाता है तथा इन सब में बढ़कर सरकार के विविध अंगों यथा कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के बीच संबंधों को सुनिश्चित किया जाता है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। इंग्लैंड विश्व का एकमात्र देश है जहां का संविधान अलिखित है। अलिखित संविधान परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। संविधान व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि राज्य या सरकार के लिए बनाया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसे कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका कहा जाता है, और सरकार के तीनों अंग इसी संविधान के अनुसार आचरण करते हुए जनता पर शासन करते हैं। संविधान यद्यपि 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन प्रकृति के आधार पर उसका बंटवारा अलग अलग है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर इसके आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 विकसित संविधान और नंबर 2 निर्मित संविधान। और नंबर ख लिखावट के आधार पर यह भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अलिखित संविधान और नंबर 2 लिखित संविधान। और नंबर ग परिवर्तनशीलता के आधार पर यह भी 2 प्रकार का होता है। जैसे नंबर 1 लचीला संविधान और नंबर 2 कठोर संविधान। अतः स्पष्ट है कि इंग्लैंड का संविधान विकसित, अलिखित और लचीले संविधान का उदाहरण है तथा भारत, अमेरिका, फ्रांस का संविधान निर्मित, लिखित और कठोर संविधान का उदाहरण है। ध्यान रहे कि भारत का संविधान एक व्यवहारिक संविधान है, अतः वह लचीला और कठोर का अद्भुत समन्वय है। संविधान संशोधन के आधार पर लचीला व कठोर संविधान में अंतर किया जा सकता है। यदि सामान्य बहुमत या साधारण बहुमत से कोई संशोधन होता है तो उसे लचीला संविधान, यदि सामान्य बहुमत से संशोधन नहीं होता है तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। संविधान पर आधारित कुछ कथन, यानी विभिन्न विद्वानों ने संविधान के विषय में क्या क्या कहा है, तो चलिए देखते हैं। जेलिनेक के अनुसार संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। शुल्ज के अनुसार बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है। गार्नर के अनुसार लिखित व अलिखित संविधान में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। अरस्तु के अनुसार संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाया जाता है। C.F. स्ट्रांग के अनुसार संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिसके द्वारा सरकार की शक्तियों, शासितों के अधिकार तथा शासन एवं शक्तियों के पारस्परिक संबंध नियमित होते हैं। डायसी के अनुसार संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिसका राज्य की प्रभुत्व सत्ता के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। फाइनर ने संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा बताया है। सर हेनरी मैन के अनुसार संविधान निर्मित नहीं होते, अपितु विकसित होते हैं। संवैधानिक सरकार
संवैधानिक सरकार का शाब्दिक अर्थ है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप संगठित, सीमित और नियंत्रित तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप ही संचालित हो। संवैधानिक सरकार से निम्नलिखित 4 तत्वों का बोध होता है। नंबर 1, सीमित सरकार। नंबर 2, संविधान के अनुसार संचालित सरकार। नंबर 3, विधि का शासन। और नंबर 4, नागरिक अधिकार। यद्यपि संवैधानिक सरकार के अंतर्गत उपर्युक्त चारों बातें शामिल होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से सीमित सरकार का बोध होता है। हर राज्य में किसी न किसी प्रकार का संविधान अवश्य होता है, लेकिन वहाँ संवैधानिक सरकार हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि संवैधानिक सरकार के लिए संविधान के अनुसार सरकार का संचालित होना आवश्यक है। इंग्लैंड में संविधान तो है, लेकिन संवैधानिक सरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ संसद संविधान को तय करती है, न कि संविधान संसद को। संसद समय समय पर जो कानून बनाती है वही संविधान का हिस्सा हो जाता है। कभी कभी तानाशाही सरकार अपने अनुसार संविधान का निर्माण कर लेती है, फिर उसी के अनुसार संचालित होने लगती है, तो उसे भी हम संवैधानिक सरकार नहीं कह सकते। संविधानवाद। यद्यपि संविधानवाद का उदय प्राचीन काल में ही हो गया, अरस्तु को सर्वप्रथम इसके विकास का श्रेय दिया जाता है, लेकिन जिस रूप में आज हम संविधानवाद का अध्ययन करते हैं वह आधुनिक कालीन अवधारणा है और इसके विकास ने उदारवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में संविधानवाद का उदारवादी दृष्टिकोण सर्वाधिक मान्य है। संविधानवाद के लिए संविधान और संवैधानिक सरकार दोनों का होना आवश्यक है। इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार नहीं है, अतः वहाँ संविधानवाद भी नहीं पाया जाता, क्योंकि संविधानवाद संविधान पर आधारित विचारधारा है। इसका मूल अर्थ यह है कि शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार संचालित हो, परंतु केवल संविधान के अनुसार ही शासन संचालन मात्र ही संविधानवाद नहीं है। ऐसा तो किसी निरंकुश शासन में ही हो सकता है कि एक तानाशाह अपनी मर्जी से संविधान बनाए और उसके अनुसार शासन करे। ऐसे संविधान में जनता के आदर्शों व मूल्यों का समावेश नहीं होता, इस कारण वह संविधानवाद नहीं होता। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा को व्यक्त करती है जो संविधान जनता के आदर्शों, मूल्यों व आस्थाओं के आधार पर बना हो और व्यवहार में वैसा दिखाई भी पड़े। इस प्रकार संविधानवाद सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक ही अपेक्षा करता हो। अतः स्पष्ट है कि संविधानवाद एक आदर्श अवधारणा है जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। किसी देश को संविधान अन्य देश से भिन्न हो सकता है, लेकिन संविधानवाद एक ही हो सकता है। इसी आधार पर संविधानवाद की उदारवादी अवधारणा, संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा और विकासशील देशों में समाजवाद की अवधारणा का जन्म होता है। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। C.F. स्ट्रांग के अनुसार संविधान एवं संविधानवाद में कोई अंतर नहीं है। कैरी तथा अब्राहम के अनुसार स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि संविधान एक साधन है और संविधानवाद एक साध्य।
संविधान संगठन का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद विचारधारा का, जिसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास व राजनीतिक आदर्श पाए जाते हैं। संविधानवाद के मुख्य लक्षण या विशेषताएं। नंबर 1, संविधानवाद संविधान जन्य अवधारणा है। नंबर 2, संविधानवाद प्रधानतः साध्यमूलक अवधारणा है। नंबर 3, संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। नंबर 4, संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। नंबर 5, संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है। और नंबर 6, संविधानवाद एक सहभागी अवधारणा है। संविधान का विकास। संविधानवाद के विकास में यूनान, रोम, ब्रिटेन, फ्रांस व अमेरिका आदि का हाथ रहा है। ब्रिटेन से विधि का शासन मिला, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का अधिकार मिला, अमेरिका से लिखित संविधान और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मिला। संविधानवाद की पाश्चात्य या उदारवादी अवधारणा ने सीमित सरकार और राजनीतिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया। सीमित सरकार के अंतर्गत निम्न बातें आती हैं। नंबर 1, विधि का शासन। नंबर 2, मौलिक अधिकारों का समावेशन। नंबर 3, शक्तियों का पृथक्करण। नंबर 4, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। और नंबर 5, नागरिक अधिकार। जबकि राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ है सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायी होना। इसमें प्रभावी जनमत, स्वतंत्र प्रेस, राजनीतिक दल आदि हैं। विकासशील देशों में संविधानवाद की अवधारणा। विकासशील देशों में संविधानवाद अभी निश्चित नहीं हो पाया है, क्योंकि इन देशों की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। कहीं साम्यवादी व्यवस्था, कहीं उदारवादी व्यवस्था, तो कहीं सैनिक शासन स्थापित है। विकासशील देशों की कुछ सामान्य समस्याएं निम्नलिखित हैं, जैसे नंबर 1, राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या। नंबर 2, आर्थिक विकास की समस्या। नंबर 3, सुरक्षा की समस्या। नंबर 4, राजनीतिक संरचना और विकल्पों की समस्या। नंबर 5, राजनीतिक सत्ता की वैधता की समस्या। नंबर 6, आधुनिकीकरण की समस्या। नंबर 7, सामाजिक सांस्कृतिक साम्य की समस्या। विकासशील देशों के संविधान के संबंध में निम्न लक्षण की ओर इशारा किया जा सकता है। नंबर 1, संविधानवाद मिश्रित प्रकृति का है। नंबर 2, यह संक्रमणकालीन स्थिति में है। नंबर 3, यह निर्माण एवं प्रवाह के दौर में है। और नंबर 4, यह दिशा रहित है। रेंगिंग्स के अनुसार राज्य नए हैं और राजनीतिक खेल के नियम प्रवाह में हैं, इसलिए संविधानवाद अभी तक सुस्थिर नहीं हो सका है। कार्ल लावेनस्टीन के अनुसार विकासशील के संविधान नाम मात्र के संविधान हैं। संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा मार्क्स तथा लेनिन की विचारधारा पर आधारित है। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक शक्ति प्रधान है और राजनीतिक शक्ति गौण है। साम्यवादी विचारकों ने पाश्चात्य देशों में सरकार और संविधान को शोषण का यंत्र माना। तो इस प्रकार से यह चैप्टर संविधान, संवैधानिक सरकार और संविधानवाद का समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।